नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तमाम उलझनों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज ही गया। आरक्षण, परिसीमन और रोटेशन के फेर में, कोर्ट के चक्कर में करीब 3 साल बाद गांव की सरकार का रास्ता साफ हो गया। 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे। अब ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव पर महापेच फंसा था, आखिर मौजूदा हालात में हो रहे चुनाव में यह पिछड़ा वर्ग कितना संतुष्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश की आधी आबादी से ज्यादा आबादी किसके साथ जाने वाली है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव का रास्ता पंचायत और निकाय चुनाव से होकर के ही गुजरेगा। पंचायत चुनाव में जो जीतेगा, नगरीय निकाय में उसके पास अपर हैंड होगा, और पंचायत और निकाय चुनाव जिसकी झोली में जाएंगे, जाहिर सी बात है कि विधानसभा में उसकी जीत के बहुत ज्यादा प्रबल चांस जो है वो बन जाएंगे। ऐसे में ओबीसी वर्ग होगा किसके साथ और पंचायत चुनाव में कितना बड़ा बदलाव आएगा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 चरणों में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। आपको बता दें, 3 साल से लगातार इंतजार किया जा रहा था। क्या कहा राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने, जरा देखिए। 3 चरणों में होंगे। पहला चरण जो है उसका इलेक्शन 25 तारीख को, 25 जून को, और सेकेंड राउंड 1 जुलाई को और थर्ड राउंड 8 जुलाई को होगा। काउंटिंग है और रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो जिला पंचायत का 15 तारीख को, 15 जुलाई को, और बाकी सारे पदों के लिए 14 जुलाई को होगा। और इसे लेकर क्या कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान और बाकी नेताओं का, ये भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस का क्या कहना है। गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, क्या कह रहे हैं इन 4 तारीखों के ऐलान के साथ, देखिए। कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार के समय और आरक्षण परिसीमन करने के, चुनाव कराने की तिथियां घोषित होनी थी, लेकिन सरकार जाने से चुनाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने व्यवधान पैदा करके पिछड़े वर्ग के साथ बड़ा न्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मैदान तैयार, हमारा पूर्व से ही हमारी तैयारी है। चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और आइए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या इस चुनाव के नतीजे किस तरफ जा सकते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिसोदिया जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी को आमंत्रित किया है। सुरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिबेट में। सबसे पहले मैं यशपाल जी आपके पास आता हूं। क्या यशपाल जी, चूंकि आप देखिए जिस अंचल से आते हैं वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जो है वो लगातार निगाह रखते हैं, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार जरा मैं सवाल अपने दर्शकों को दिखा देता हूं, फिर मैं यशपाल जी के पास आता हूं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। 3 साल चुनाव में देरी का कौन उठाएगा फायदा? आरक्षण, रोटेशन, परिसीमन, आखिरकार अब होकर रहेगा इलेक्शन? ये सबसे बड़ा सवाल था जो अब हो गया है पूरा कि नहीं, अब इलेक्शन होगा, तारीख आ गई। 3 राउंड में होगी पंचायत की जंग, ओबीसी आएंगे किसके संग? ये सवाल तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को परेशान किए हुए है। आरक्षण, रोटेशन, परिसीमन, आखिरकार अब होकर रहेगा इलेक्शन। तमाम ये अटकलें लगी, दिक्कतें आई, अड़चनें हुई, पर आखिरकार चुनाव जो है वो हो रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ संजय यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक जबलपुर बरगी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत संजय जी आपका भी स्वागत करता हूं। और पहला सवाल यशपाल जी से मैं लेता हूं। यशपाल जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि चूंकि आप ग्रामीण अंचल से भी बहुत वाबस्ता है,
मुझे ये बताइए सर कि कितना फर्क होगा पिछले चुनावों में और इस चुनाव में, क्योंकि कोविड हमने देखा, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लड़खड़ाई, पूरे देश में हालात बने, पूरी दुनिया में हालात बने, उसके बाद रिकवरी हुई, अर्थव्यवस्था नीचे गई, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो क्या समीकरण बदलेंगे पंचायत चुनाव के कुछ? अभिलाष जी मुझसे प्रश्न किया है। जी 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 यशपाल जी। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी को जो एक जिम्मेदारी पुनः शिवराज जी के मध्य प्रदेश में मिली है, और कमलनाथ जी की सरकार जिस प्रकार से फेलियर सरकार रही, अब उनके मंत्रीगण को समय कमलनाथ जी नहीं देते थे, उनके विधायकों को कहते थे चलो 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 चलो, और ऐसे में बीच मझधार में खड़ा कर दिया आम जनता को। और कमलनाथ जी ने पिछले उनके कार्यकाल में 17 महीने में 16 महीने में इस प्रदेश का बंटा ढाल जी के नेतृत्व में जो बुरे हाल कर दिए थे। हमको तो सौभाग्य से प्रसन्नवश फिर सरकार मिल गई, और सरकार मिल गई तो जिस प्रकार से देखिए अभिलाष जी, जो हमने काम किए हैं शिवराज जी के नेतृत्व में, और अभी कोरोना के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने भी जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश की जनता की कोरोना के दौरान जो सेवाएं की है, उसका प्रतिफल इस बात को लेकर के मिलेगा कि कोरोना के काल के ठीक पहले कमलनाथ जी की सरकार तो आइफा की चिंता कर रही थी, और हमको जिन परिस्थितियों में सरकार मिली है, पहले शुरू में तो आपने देखा होगा जब कोरोना पीक पर था, कोरोना जिस प्रकार से आगे था अभिलाष जी, बिना मंत्रिमंडल के सरकार शिवराज जी ने चलाई, 6 मंत्रियों के साथ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई। और तब जब अब ग्रामीण क्षेत्र में अभिलाष जी जो विकास की अवधारणाएं सुनिश्चित हुई है, जिस प्रकार से खेत सड़क योजनाएं बनी है, जिस प्रकार से पंच परमेश्वर में सीमेंट कंक्रीट रोड बने हैं, जिस प्रकार से मांगलिक भवन बने हैं, जिस प्रकार से आधारभूत संरचना तय हुई है, गांव की तस्वीर बदली है अभिलाष जी। और उसी को लेकर के हम आम जनता के बीच में इस सारे निकाय के चुनाव को लेकर के जा रहे हैं, हमको भारी सफलता मिलेगी। ठीक है संजय यादव जी, आपसे जानना चाहता हूं ओबीसी का जो बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जो कांग्रेस ने खेला था लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई, बीजेपी ने अंजाम तक पहुंचाया, और कांग्रेस कहती है कि शुरुआत तो हमने की थी, दिया हमने है, पर अब जनता ओबीसी वर्ग की किसके साथ जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए पहली बात तो मिश्रा जी आपका ये सवाल इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ओबीसी को आरक्षण में चुनाव कराए नहीं, ये तो आरक्षण वही लागू हो गया जो दिग्विजय सिंह सरकार, जब दिग्विजय सिंह की सरकार में थी 1994 में चुनाव कराए गए, वही आरक्षण लागू हो गया। इसमें इनने गलती क्या की कि कमलनाथ सरकार ने जो 27% आरक्षण का और रोटेशन का और जो आरक्षण किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर रद्द न करती तो आज 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव हो जाते जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भूल के कारण आज ओबीसी वर्ग अपने अधिकारों से वंचित हो गया, क्योंकि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तो आरक्षण चाहता नहीं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 19 साल का जनता हिसाब मांगेगी कि 15 महीने का हिसाब मांगेगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मिस्टर सिसोदिया जी बड़े वरिष्ठ थे, मैं बड़े सम्मान के साथ उनकी बात सुन रहा था। मैं आपके माध्यम से सिसोदिया जी को पूछना चाहता हूं कि 4 उपलब्धियां, हमारी तो उपलब्धियां 15 महीने की 10 है, 4 महीने जो स्वीकार सिसोदिया जी भी करेंगे, पेंशन 300 से 600, गौशालाओं का निर्माण, शादी विवाह के लिए 51,000 जो इस साल नहीं मिले, और बिजली का बिल 100 से 150 रुपए। ये आम जनता महसूस कर, क्या 600 रुपए जो पेंशन की थी कमलनाथ सरकार ने, जिसके कारण पहली बार कोविड में 3 महीने की राशि इकट्ठी मिल गई रही तो गरीब का तेल नमक मिर्ची आ गया था। ये जनता के मन में बात है, ये छोटी छोटी ग्राम पंचायतों में भी मिल रही। गौशाला का निर्माण मेरे यहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में 27 हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। ये कांग्रेस का कम समय में सकारात्मक पक्ष है। ये 4 बातें सम्मानीय वर्मा जी। और दूसरी बात, मैं विफलताओं की बात कर रहे हैं, तो आज गांव गांव में शराब बिक रही है, जिससे महिला वर्ग पीड़ित है। पंचायतों में मनरेगा जो मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये गांव गांव में आम जनता को मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत विफलता है। बिजली के बिल बढ़ के आ रहे, लोग पीड़ित है, ये भाजपा की विफलता है। ठीक है, कोविड की मौतें जनता भूली नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। ठीक है संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के पास विफलताओं का इतिहास है। कम समय पे कांग्रेस का
15 महीने की सफलता का इतिहास है। इस पर जनता निर्णय लेगी। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी आपके पास आता हूं। सुरेश जी, एक बड़ा सवाल संजय जी ने उठाया कि जनता 19 सालों का हिसाब मांगेगी या 15 महीने का हिसाब मांगेगी। और एक और बड़ा सवाल जो मेरा है, जो हमने इस डिबेट का पंचलाइन भी रखा है कि ओबीसी जाएगा किसके साथ, क्योंकि श्रेय लेने की राजनीति तो हो गई, अब तो जो होना था हो गया। ओबीसी को आरक्षण मिला तो उसका श्रेय किसको जाएगा, या नहीं मिल पाया तो उसका आक्रोश किस पर निकलेगा? ये दो सवाल मेरे हैं सुरेश जी आपसे। मैं विशुद्ध रूप से सवालों के जवाब की ओर ही आता हूं, और वो ये है कि इस 19 महीने में जनता ने अनेकों बार अपना जवाब दिया है। अनेकों बार चुनाव हुए हैं, 3 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 2-3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, निकाय के चुनाव हुए हैं। तो जनता जो है वो समय समय पर अपना अभिमत देती रही है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं बचती। ठीक है। केवल इतना सा ये है कि वर्तमान में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो 3 साल के गैप के बाद हो रहे हैं। अब उसके बारे में जनमानस की अवधारणा क्या है, ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद सामने आएगी, जिस पर अभी हम एक काल्पनिक दृष्टि से तो कह सकते हैं, अदरवाइज ये 2-3 दिन 4 दिन के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि जो है रुख किधर जा रहा है। फिर इससे अगली बात ये है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को प्रेरित करने के लिए और जनता को समझाने, क्योंकि संजय यादव जी ने ये बात बहुत बढ़िया कही है, बहुत अच्छे तरीके से कही है अपनी बात उन्होंने, लेकिन क्या ये बात जनता तक पहुंचाएगा कौन? टीवी चैनल को सुनने के बाद तो अपन आधे घंटे तक के बाद दूसरा चैनल का मामला आ जाएगा, उस मामले में उलझ जाएंगे। तो जनता के बीच में यही वाली बात जाकर के समझाएगा कौन कि भाई आपने जो बहुत बढ़िया तरीके से कही है, ये कौन बताएगा? क्योंकि कार्यकर्ता है कहाँ? जनता के बीच में तो कार्यकर्ता ही अपनी बात को पहुंचाता है। इस मामले में भाजपा अव्वल दिखाई दे जाती है। ठीक है। अब अगली बात आती है आरक्षण के संबंध। देखिए अभिलाष जी, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में। आरक्षण जो है वो बड़ी जनता में नेगेटिव प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे प्रतिभाओं का क्षरण होता है, प्रतिभाएं जो है वो वंचित और कुंठित होती हैं। तो ये हम सब जानते हैं, जब ये ओबीसी आरक्षण जो है मंडल कमीशन के माध्यम से वीपी सिंह जी ने लागू किया था, तब भी हजारों लोगों के ने जो है आंदोलन में अपने आप को आग के हवाले किया था, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी उसके अंदर। हम सब जानते हैं प्रतिभाओं का के बारे में, क्योंकि आरक्षण के बारे में मैं एक और अभिमत छोटा सा व्यक्त कर देता हूं कि आरक्षण के बारे में राजनीतिक पार्टियों का साहस नहीं है। क्यों साहस नहीं है? क्योंकि जब 10 बरस के लिए समीक्षा करके आगे देने की बात की गई जी, आज समीक्षा की बात कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। इसलिए आरक्षण एक ऐसा विषय है जो दुधारी तलवार है, आप इधर से काटने की कोशिश करोगे तो दूसरी तरफ से भी कटेगा। एक बात रही बात अब ओबीसी के वर्तमान आरक्षण की बात, तो हमें ये मालूम है कि महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन के बाद जो है उनको आरक्षण दिया गया, गुर्जर और मीणा आंदोलन के बाद राजस्थान में दिया गया, कहीं कांग्रेस ने दिया, कहीं शिवसेना ने दिया, कहीं भाजपा ने दिया। तो इस तरह से मिलकर के ये आरक्षण देने की बात है, लेकिन हाई कोर्ट में ये तीनों की तीनों जगह मामला नहीं बन पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि ये संविधान की भावना के अनुकूल नहीं था। राजनीतिक स्वार्थ के लिए शोर मचाया जा सकता है कि हम 27% आरक्षण देने के लिए हमने प्रस्ताव लेके आए, लेकिन सबको मालूम है कि ये लागू नहीं हो सकता, ये केवल राजनीतिक स्वार्थ का विषय है। इसलिए आरक्षण के बारे में जो फिर आप एक चीज को और अभिलाष जी देखिए कि देश का प्रधानमंत्री के बारे में जब कोई नजर डालेगा तो वो ओबीसी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में नजर डालेगा तो वो ओबीसी। तो ये भी हम लोगों को न्यूज के माध्यम से बताया गया कि ओबीसी का जो आयोग बना है उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? 70 वर्ष में किसी ने नहीं दिया था, अभी उनको मिला है। तो ये सारी चीजें जनता महसूस करती है। फिर अगली बात केवल ये है कि आपके द्वारा जो बात कही जा रही है उसको जनता विश्वास कितना करती। आज राजनीति में सबसे बड़ा प्रश्न है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो बात कह रहा है उस पर ज्यादा जनता विश्वास कर रही है या भाजपा का नेतृत्व जो कह रहा है उस पर विश्वास कर रही है। ये हम सब लोगों की समीक्षा का विषय बनता है कि किसके बारे में जनता, तब ये समझ में आ जाता है कि आने वाला माहौल क्या कहता है। ठीक है यशपाल जी, ये चुनाव जो है पंचायत चुनाव, इसके बाद होने हैं नगरीय निकाय चुनाव, और जब तक हम इससे निपटेंगे तो विधानसभा का चुनाव का माहौल गर्म हो जाएगा। तो ये लिटमस टेस्ट मान ले, और पंचायत चुनाव यानी कोर रूरल एरिया, वहां पर अगर बीजेपी अच्छा कर जाती है या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का कितना इंटरेस्ट इसमें होता है, तो अगर वहां पर आपके समर्थित उम्मीदवार जीतते हैं तो ये एकदम से आपको टेक ऑफ दिला सकता है। क्या इसी मनोदशा के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए अभिलाष जी, कमलनाथ जी की सरकार के पहले भी, या यूं कहे कि मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों में से 16 नगर निगम
भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र में थी, हमको सेवा करने का बारंबार अवसर जनता देती है। और देखिए अभिलाष जी, अगर ग्राम पंचायतों की बात करें, जिला पंचायत, जनपद पंचायत की बात करें, तो आप देखेंगे तो फिर से ज्यादा बेहतर स्थिति हमारी तब हम जब सेवा का प्रकल्प और संकल्प के साथ उतरे हुए हैं, तब भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें ग्रामीण स्तर से लेकर के महानगर तक, इंदौर नगर निगम जैसी आप बात कर ले, जबलपुर जैसी बात कर ले, हमारी ताकत बड़ी है। और देखिए ये चुनाव को लेकर के अगर हम जाएंगे तो जैसा आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी कहते हैं, हम क्यों नहीं इस बात को उल्लेखित करेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा ढोंग किया है ओबीसी को लेकर के। अगर संवैधानिक दर्जा अगर देने की किसी ने बात करी है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने करी है। अगर 3 मुख्यमंत्री हमने ओबीसी के दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने करे। हम तो कमलनाथ जी सर कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, आपने ओबीसी का मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं बनाया मध्य प्रदेश में? आप बड़ी ओबीसी की हिमायत की बात करते हैं, आप पीसीसी अध्यक्ष खुद बने बैठे हैं, आपने नेता प्रतिपक्ष भी सामान्य वरिष्ठ दिया। आप ओबीसी के नाम से सिर्फ छलावा देना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो आंकड़े उभर करके आए हैं अभिलाष जी, जनता का हक बनता है, मध्य प्रदेश की जनता का जो ओबीसी की संख्या आई है, ट्रिपल टेस्ट तो हमने करवाया और कल्याण आयोग का गठन अभी हाल ही में हमने किया। आदरणीय गौरी शंकर जी जैसे उसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने जिस प्रकार से भ्रमण किए हैं, पूरे जिले से आंकड़े निकाले, तो आबादी जिस वर्ग की ज्यादा है उसके हित में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने विकास किए हैं से लेकर के और आसमान तक, उसको हम निश्चित में बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अभिलाष जी तैयारियां प्रारंभ भी कर दी है, ठीक, और उसको लेकर के चुनाव कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज भोपाल में हो गया। इधर आचार संहिता लगती है, इधर हमारा काम प्रारंभ हो जाता है। ठीक सर, यशपाल जी की ऑडियो थोड़ा ठीक करेंगे, मैं दरख्वास्त करूंगा पीसीआर से। संजय यादव जी आपके पास आता हूं। संजय जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या हम माने कि कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा मौका है कि अगर यहां से रिवाइव नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उपचुनावों में हमने देखा जनता ने एक बार मार्जिनली बहुत कम अंतर से ही सही लेकिन सत्ता की चाबी आपको सौंपी थी। उसके बाद जो घटनाक्रम हुए आपको पता है, लेकिन उसके बाद से उपचुनावों में बहुत अच्छी सफलता कांग्रेस को नहीं मिल पाई। इस बार बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस कहती है कि कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, अगर यहां भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर हम क्या ये माने कि फिर से 14-15 बरस के वनवास पर जाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं मिश्रा जी आपसे जी, कि अमूमन क्या होता रहा कि जो पंचायत चुनाव होते रहे, सत्ता बनने के बाद 1 साल के अंदर हो जाते रहे नगरीय निकाय चुनाव, तो जो छोटा पंचायत प्रतिनिधि होता है वो सत्ता के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि हमारे क्षेत्र में काम हो, भला ही कांग्रेस विचारधारा का हो, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है काम करने की। इस बार चुनाव 1 साल पहले हो रहे और ये बात नेताओं को समझ में आ रही कि आने वाला समय कांग्रेस के साथ काम करना पड़ेगा, कांग्रेस की सत्ता के साथ काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उस जो भी गैर दलीय जहां चुनाव होते हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहेगा और कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना चाहेगा, क्योंकि उसको आने वाले समय में 4 साल कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना है। जनरली पंचायत प्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या महापौर, जनता के मन में धारणा रहती रही कि हम महापौर उसी का चुने कि ताकि सत्ता जिसकी हो और हम उसके साथ काम करें तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन जनता ने ये देख लिया कि बीजेपी की सत्ता थी और नगर निगमों में या जिला पंचायतों के जो अधिकार थे, जो दिग्विजय सिंह के शासन समय जो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार थे, स्वयं निर्णय लेते थे, वहां की पंचायत निर्णय लेती थी, वो अधिकार खत्म कर दिए गए। पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी दिग्विजय सिंह जी की कार्यकाल के समय, ऐसी प्रणाली बनाई थी। जो आज भर्ती हुई थी, चाहे वो संविदा शिक्षक हो, चाहे आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे सचिव हो, चाहे जीआरएस हो, ये सब दिग्विजय सिंह जी के समय जब 1994 में चुनाव हुए तब भर्ती हुए। तो इनके मन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति भावना रहती है, लेकिन सत्ता पक्ष का एक डर रहता है कि सत्ता पक्ष बदले की भावना से काम करता है। लेकिन अब परिस्थितियां उल्टी है कि सबको मालूम है कि चुनावी मूड शुरू हो जाएगा, उस समय कोई काम होते नहीं है, कि पार्टीबाजी चलती है। तो ये समय अलग है, वो समय अलग था। इसलिए मैं सिसोदिया जी को कहना चाहता है, आप रिस्क ना लें, पूरी की पूरी पंचायत हारेंगे आप, क्योंकि सबको मालूम है कि आने वाले समय में कांग्रेस के साथ काम करना है। बहुत बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। उसका मैं उदाहरण बता दूं, आपस में झगड़ा था, शिवराज जी चाह रहे थे कि डायरेक्ट चुनाव ना हो, पार्षदों से चुनाव हो, ताकि हम खरीद फरोख्त करके अपने महापौर बना लें। लेकिन बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी चाह रहे थे डायरेक्ट चुनाव हो और उसका ठीकरा शिवराज जी पर फोड़े
और उनको हम हटवा दें, लेकिन ये नहीं चली इन लोगों की, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, ठीक है, जनता के सामने है। ठीक, मैं आता हूं सुरेश शर्मा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इशारा कर गए संजय यादव जी। मुझे ये बताइए कि जो हाइब्रिड फॉर्मूला निकाला है पंचायत चुनाव का कि यहां पर नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, जिला अध्यक्ष जो है, नगर पालिका अध्यक्ष जो है नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर, क्या उसके पीछे ये सोच भी रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शायद उतना भरोसा नहीं है पार्टी के संगठन को, इसलिए वो चाहती है कि वहां पार्षदों के जरिए चुनाव हो? और अगर ऐसी सोच है तो क्या इस तरह की फीडबैक अगर है तो क्या फिर पंचायत चुनाव पर उसका असर दिखता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार उतनी खुद को सहज महसूस नहीं पाती जितनी शहरी क्षेत्रों में पा रही है? देखिए, मैंने जो देखा है अभिलाष जी वो ये है कि ग्रामीण अंचलों में काम काफी हुए हैं जी। इसलिए ये कहना कि ग्रामीण अंचलों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जो है यदि इस स्थिति में रखा जाता है तो उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को होने वाला है, वो नहीं है। जो जनमानस तो बना हुआ है, जनमानस ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि उसे किधर जाना है और हम सब लोग उसको देख भी रहे हैं, अनेकों अवसरों में हमने देखा है। यदि हम ये कहें कि मुख्यमंत्री खिलौने के लिए यदि सड़क पर निकलते हैं और बड़ी भीड़ भी होती है और बड़ा जो है उनको मिलता भी है, तो इसका तात्पर्य ये है कि जनता में उनकी लोकप्रियता है। वो ग्रामीण अंचल में जाकर के जिस प्रकार से घर में बैठ करके बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक 15 साल का मुख्यमंत्री या लंबे समय से शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी इतनी विनम्र है कि वो जाकर के वहां पहुंचती है। पर एक चीज और भी आपने महसूस की होगी कि कांग्रेस के मित्र जितनी बीजेपी के बारे में पीएचडी करके बातें करते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो अपने राजनीतिक पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करते। इसका तात्पर्य ये निकाला जा सकता है कि अपना मंथन करने की बजाय वो जो है मंथन करते हैं बीजेपी के बारे में। मैं अगला आपको एक संदेश छोटा सा मैं संकेत के रूप में देना चाहता हूं और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आयोजन करती है तो जनता के बीच जाती है जी। लेकिन कमलनाथ जी जब भी कोई आयोजन करते हैं तो सारे नेताओं को अपने निवास पे बुलाते हैं। ये बेसिक अंतर है। इस बेसिक अंतर को हमें समझना पड़ेगा कि आपका जनता से जुड़ाव है या टीवी चैनल पर कही जाने वाली बातों तक आप सीमित रहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक लीडरशिप नहीं जाएगी। फिर आप देखिए, दो चीजें और अभिलाष जी समझने की है जी। हम संदेश दे सकते थे, ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है, विपक्ष का नेता जो है राजपूत को बनाया जाता है, ठाकुर को बनाया जाता है। दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि संजय यादव जी सहित अनेकों ऐसे युवा प्रतिभावान नेता कांग्रेस में हैं जिनको आगे लाया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी देने का जब मौका आया तो 70 पार के व्यक्ति को दी गई। इसका छोटी छोटी बातों का बड़ा संदेश जनता के बीच में जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के नेगेटिव खड़े हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के बारे में ये धारणा बनाई जाएगी कि यदि हम राजस्थान में मंथन करके आते हैं और मंथन का परिणाम राहुल गांधी ही होता है और यहाँ यदि घूम फिर करके 70 पार होता है तो आप हम समझ सकते हैं उसको कि क्या परिस्थिति। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पर चूंकि वक्त कम है, मैं यहाँ पर अपने साथियों को बस ये जरूर बता दूं कि अब जो इंतजार था 3 साल का वो 3 चरणों में पूरा हो जाएगा और लगातार जो यहां पर नतीजे आएंगे वो सामने आ जाएंगे, लेकिन पंचायत के इलेक्शन आने वाले विधानसभा के इलेक्शन तक को प्रभावित करेंगे, तय है। संजय यादव जी, यशपाल जी, सुरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।